हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नवोदय विद्यालय समिति के। बहुत लोगों को अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो शायद आप लोगों को आइडिया ना हो एनवीएस क्या है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये एनवीएस क्या है। तो एक्चुअली नवोदय विद्यालय समिति ये स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है। सो ये गवर्नमेंट टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो। तो आज शायद ये लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो ये एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर 2019 में इंग्लिश टीजीटी के लिए। तो इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट्स कर लिया है, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं, बाकी के सारे क्वेश्चंस है। इस पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी काफी क्वेश्चंस है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो लेट्स हैव सम गुड टाइम एट लीजर। पहले मैं थोड़ी छोटी हो जाती हूँ ताकि आप क्वेश्चंस देख सको। So let's begin the class. So here goes the very first question, and the question goes as: the transportation to the college is very convenient, so there dash be any difficulty in communicating daily. So ये एक blank based question है, आपको ये blank में fill करना है। ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो कि अगेन ये क्वेश्चन किससे है, मॉडल से। सो हमने मॉडल से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन देखे हैं इस क्वेश्चन पेपर में। अभी फिर से ये आ गया है। तो मैंने कई बार ये आपको बताया वुड, नीड, मस्ट, शुड, ये सब का यूज कब करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टू द कॉलेज इज वेरी कन्वीनियंट, ठीक है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत बहुत ही आरामदायक है। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आना जाना काफी काफी सुलभ है, ठीक है। कॉलेज से घर आना, घर से कॉलेज जाना काफी सुलभ है। सो अभी कोई डेली लाइफ में रोज आने जाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि काफी कन्वीनियंट है तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहिए हम बोल रहे हैं, चाहिए के लिए हम कौन सा मॉडल का यूज करते हैं, we use should for that. There shouldn't be any difficulty in communicating daily. वुड का यूज कब करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। नीड का भी काइंड ऑफ, मस्ट का जब पक्का पता हो, जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो नहीं होनी चाहिए, हम इस सेंस में कहना चाहते हैं। तो शुड विल बी द एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर, प्रॉपर आंसर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, लेट्स मेक इट रेड। नाउ इट्स रेड। So I guess we can move to the next question. So the next question goes as: choose the part of the sentence which has an error. So अभी ये question आ गया ग्रामर से, आपको एक ग्रामेटिकल एरर इस सेंटेंस में है, उसको फाइंड आउट करना है। कितने पार्ट है, ए बी सी डी। तो इन चारों पार्ट्स में से किस पार्ट में एरर है, आपको वो पार्ट ऑप्शन में बताना है, ठीक है। सो रेशमा टोल्ड मी, टोल्ड क्या बता रहा है, पास्ट, ठीक है। दैट शी रोट, अगेन रोट क्या बता रहा है, पास्ट। अ लेटर टू हर सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, ठीक है। रीजन एक ही है, अ का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पे रीजंस नहीं है, रीजन है। तो ये करेक्ट लगता है। टू हर सुपीरियर और सीनियर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेशमा टोल्ड मी इज ऑल्सो करेक्ट। शी रोट अ लेटर भी सही लगता, अ के बाद अ मतलब वन, लेटर में एस नहीं है, एक ही लेटर है। सेंटेंस तो सही लगता है, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। वेल इस रूल पे आपको पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। हमने किया था एक क्वेश्चन, एक क्लोज टेस्ट था। उसमें क्या होता है, उसके पेरेंट्स पहले खड़गपुर रहने आते हैं, फिर वो बच्चा खड़गपुर में कुछ साल रहता है, फिर वो फर्दर स्टडीज के लिए खड़गपुर छोड़ देता है ना।
ऐसा होता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, अगर सारे सेंटेंस पास्ट में है और सारी चीजें साथ में नहीं हो रही, एक के बाद एक हो रही है घटनाएं, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो पास्ट सिंपल में होगा और बाकी के सारे पास्ट परफेक्ट में। मतलब बाकी के सब में हैड प्लस V3 आएगा और सिर्फ लास्ट वाले में V2 आएगा, है ना। यही हुआ है यहाँ भी सेम चीज। तो क्या उसने साथ साथ लेटर लिखा और साथ साथ बोला है? नहीं ना। रेशमा ने पहले लेटर अपने सुपीरियर को लिख दिया था, उसके बाद उसने बताया, लिखने के बाद बताया। पहले तो दोनों ही चीजें पास्ट में हुई, उसने लेटर लिखा, उसने बताया। शी रोट एंड शी टोल्ड, बट शी रोट बिफोर शी टोल्ड, दैट्स वाई जो शी रोट वाला पार्ट है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3। क्या चीजें समझ आई? थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, काफी रायता फैल गया। सो लेटर पहले लिखा गया है, बताया गया है बाद में, तो ये रहेगा जस्ट V2 में और ये पार्ट रहेगा हैड प्लस V3 में। मतलब ये रहेगा सिंपल पास्ट में, ये रहेगा पास्ट परफेक्ट में। तो शी के बाद क्या आएगा, हैड। V3 क्या होता है, राइट, रोट, रिटन, तो हो जाएगा had written. So the correct sentence should be Reshma told me that she had written a letter to her superior for a certain reason. ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी। बी कहाँ पे है, 3 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। So let's move on. Again, the question is select the correct sentence structure from the given 4 choices. आपको 4 choice दिए गए, आपको सही structure पता करना है। सही structure basically क्या होता है, subject plus verb पहले आता है generally, ठीक है। कभी कभी exception भी होते हैं। पढ़ लेते हैं sentence। तो again ये grammar part से आ गया है question। There not will be enough time, will not be enough time there। एक तो will जब से, अगर will से अगर verb शुरू में लगता है तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। एक तो ये क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए था क्वेश्चन फॉर्म में, क्या जाओगे, will you go, क्या खाओगे, will you eat, इस तरीके से। सो ऐसा कुछ है नहीं है, बाकी के सीक्वेंस भी काफी गड़बड़ है। there will not be enough time, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। enough time will there not be, बड़ा अजीब सा है। तो सही कौन सा लग रहा है, देयर विल नॉट बी एनफ टाइम। थर्ड वाला जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो हमें सही लग रहा है। ठीक है, देयर के साथ जब सेंटेंस शुरू होता है तो जो सब्जेक्ट है वो आता है लास्ट में। जैसे कि पहले भी एग्जाम्पल दिया था, देयर इज अ बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बॉय, इसलिए ये आया बाद में। ठीक है, यहाँ भी देयर विल नॉट बी एनफ टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टाइम, इसलिए ये आया लास्ट में। ठीक है, और जब नेगेटिव लगाना होता है तो इसी तरीके से लगाते हैं, विल नॉट बी, नॉट को बीच में, 2-3 वर्ब्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, सो जो थर्ड वाला है वही हमारा सही सीक्वेंस है। फाइन, let's go to next question. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the given sentence in reported speech. ये क्वेश्चन आपको आ गया है reported speech से, मतलब नरेशन से, है ना। स्पीच 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वाला कौन सा होता है, जो इस तरह से लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, जहाँ पे एक्चुअल जो स्टेटमेंट है जिस तरह से कहा गया उस तरीके से बताया गया। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जब हम लोग उसको इस फॉर्म में दैट लगाकर उसका इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाकर सेंटेंस बनाते हैं। उसमें क्या होता है, ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा ये सब हट जाता है। ठीक है, अगेन फिर से थोड़ा रायता साफ कर लूं।
क्वेश्चन है, राम्या सेड आई शैल बी 21 टुमारो। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, सेड मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट है। ठीक है, जब यहाँ पे पास्ट आ गया तो इस कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, जो कोर्स के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो भी चला जाएगा पास्ट फॉर्म में। ठीक है, पास्ट फॉर्म बनता किसका है, वर्ब का। तो हम पहले यहाँ वर्ब को ढूंढेंगे। ठीक है, वर्ब कौन सा है, शैल। ठीक है, बी भी वर्ब है, बट यहाँ हम बी को चेंज नहीं करेंगे। जब हम शैल को चेंज कर रहे हैं तो बी को चेंज करने का जरूरत नहीं है, डबल पास्ट नहीं लगता है कभी भी। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि आई डिड नॉट गो, है ना, आई डिड नॉट वेंट, हम ऐसा नहीं बोलते, आई डिड नॉट वेंट। ठीक है, जब यहाँ ऑलरेडी पास लग गया तो फिर से यहाँ पास लगाने का जरूरत नहीं था। इसलिए जब हम अगर शुड को या वुड, शैल को चेंज करेंगे तो बी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो शैल का पास्ट में क्या होता है, शुड। शैल का मतलब क्या लेते हैं हम, फ्यूचर टेंस लेते हैं, है ना, लाइक विल। तो क्या हम शैल विल का वुड करेंगे और शैल का शुड करेंगे, ऐसा करेंगे? शुड का मतलब तो चाहिए होता, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम विल और शैल दोनों के ही बदले में वुड ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमको वुड चेंज करना है। और टुमारो कहाँ चेंज होता है, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, इस तरीके से। ठीक है, उसके अगले दिन। ये क्या बोल रहा है, कल मैं 21 की हो जाऊंगी, और फिर इसमें क्या बना, रम्या पहले खुद कहती है कल मैं 21 की हो जाऊंगी, अपने फ्रेंड को मान लो बोल दी। अब उसका जो फ्रेंड है वो किसी और से को बता रहा है या बता रही है कि राम्या ने बोला है कि वो अगले दिन 21 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कहाँ पे है, फर्स्ट में तो शुड, मैंने अभी बताया शुड वाला नहीं होगा, तो फर्स्ट चला गया। दैट शी वुड बी 21 टुमारो, अभी यहाँ पे टुमारो भी है, टुमारो को भी चेंज करना होता है। जो हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या होता है, जो टाइम बताता है। ठीक है, जो टाइम बताएगा वो एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब को भी चेंज करना होता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में तो एडवर्ब चेंज हुए हैं, द फॉलोइंग डे आ गया है अभी देखो, लेकिन फोर्थ में फिर से शुड आ गया, तो ये हट गया। देखो, तो फिर थर्ड में वुड भी है और द फॉलोइंग डे भी है, तो थर्ड वाला ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। राम्या सेड दैट शी वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। फाइन, तो इस तरीके से हम नरेशन करते हैं। आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया होना चाहिए, वॉइस, नरेशन, टेंसेस और जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो वो मैं आपको करा दूंगी यहीं पे क्वेश्चन के जरिए, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Choose the correct option from the given options based on the definition of the one word substitute. अब one word substitute क्या होता है, कुछ वर्ड्स के बदले एक वर्ड को हम लिखते हैं, उसको बोलेंगे one word substitute. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, a person who is new to a trade or profession. ऐसा इंसान जो किसी बिजनेस या व्यापार में किसी में नया हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं। एक यहाँ पे नियो का मतलब पता है, नियो एक रूट है, रूट मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है और जिससे वर्ड्स बनते हैं। तो नियो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू से भी थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि नया है, ऐसा कुछ है क्या। मेनियक काफी लोगों ने सुना होगा, मेनियक किसको बोलते हैं, थोड़ा ऑब्सेस्ड एंथुसियास्ट, बहुत ऑब्सेसिव किसी चीज को लेकर। थोड़ा फैन, बहुत ही ऑब्सेसिव फैन, इस तरीके का। जैसे फैन जो मूवी थी शाहरुख खान का, उसमें जो उसका फैन होता है उसको मैनियक बोल सकते हैं, है ना, किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहना, दैट इज मैनियक, उस पर्सन को बोलेंगे मैनियक। ठीक है, तो ये तो नहीं लग रहा। सिनिक, सिनिक इज अ वेरी गुड वर्ड, यू शुड नो, यू मस्ट नो एक्चुअली। सिनिक का मतलब है ऐसा इंसान जो थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिसाइजिंग है। सो क्रिटिकल और क्रिटिसाइजिंग आप लिख सकते हो। लाइक ही लिव्स इन हिज ओन सिनिकल वर्ल्ड, हर चीज को क्रिटिसाइज करते रहता है, ये क्यों जरूरी है, ये क्या होता है, ऐसा इंसान।
ठीक है। तो नियोफाइट भी थोड़ा बहुत करीब करीब लगता है, सिमिलर, लेकिन जब आपको नोवाइस और नियोफाइट दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप हमेशा नोवाइस को ही टिक करना। ठीक है, ऐसा इंसान जो नौ सीखिया है, इनएक्सपीरियंस, तो उसको नोवाइस कहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। Again, a blank-based question. Fill in the blank of the sentence using one from the words, idioms or phrases provided in the four alternatives. तो आपको जो 4 alternatives दिए गए हैं उनमें से आपको एक चूज करके आपको ब्लैंक को फिल करना और इसको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। जैसा कि आपको पता ही, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Nordisk has recently dashed a product called glucometer. ठीक है, ग्लूकोमीटर क्या है? एक प्रोडक्ट है, शायद उसे शुगर इंसुलिन लेवल चेक किया जाता है, जितना मुझे पता है। आप चेक कर लेना। वैसे वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं है, आपको बस पता करना है कि वो प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को मतलब लाना है मार्केट में, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर देना। ऑर्डर तो कोई अथॉरिटी देगा, वो नॉर्डिस्क कोई अथॉरिटी नहीं है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है और वो उसको लाना चाहता है मार्केट में। ठीक है, स्टार्टेड, हैज रिसेंटली स्टार्टेड भी लगा सकते हो। और एक चीज और बताओ, ये सारे जो है वर्ब्स ये किस फॉर्म में है? यहाँ देखो हैज लगा है, इसलिए ये सारे जो वर्ब्स हैं वो V3 में है ना। स्टार्टेड, बिगन, लॉन्च्ड, कमीशन्ड। ठीक है, तो स्टार्ट और बिगिन तो एक ही वर्ड होता है, शुरू करना। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है लॉन्च। किसी को, प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लाते हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको लॉन्च बोलते हैं। आपने एक्टर्स के बारे में सुना होगा कि वो अपने ये डॉटर को या सन को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उसको मार्केट में उतार रहे हैं, इंडस्ट्री में उतार रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है ये वर्ड। ये वर्ड एक्चुअली बोट के लिए भी यूज होता है, वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म में, कि लॉन्च से चलते हैं और बोट को लॉन्च करते हैं, मतलब सेट इन मोशन। बोट को, नाव को स्टार्ट करना, उसको बोट लॉन्च कहना भी कहते हैं, और जो बोट है उसको भी लॉन्च कहना, लॉन्च कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Three of the words are related in some way. The remaining word is not related to the rest. You have to pick the word which does not fit in the relation and mark that as your answer. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से जो 3 वर्ड है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, उनके मीनिंग्स, जो अर्थ है वो एक जैसा है। ठीक है, एक ही वर्ड है जो उनसे अलग है, आपको वो ढूंढना है, मतलब फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ठीक है, जो इनमें ऑड है उसको आउट करना है। साइलेंट मतलब पता ही, जो चुप रहे। रिजर्व्ड का मीनिंग भी काफी वैसा है, काफी रिजर्व्ड इंसान है, काफी चुपचाप रहता है, ऐसा कहते हैं, है ना। टैसिटर्न भी वही है, साइलेंट, रिजर्व्ड। रेटिसेंट भी एक वर्ड होता है, अच्छा वर्ड है, ये भी जानो, रेटिसेंट। अनटॉकेटिव उसको कहेंगे। तो ये सारे, ये 1, 2 और 4 तो मिल गए हमें सेम। तो एक तो अगर हमें क्लैमरस का मीनिंग नहीं भी पता और अगर इन 3 का मीनिंग पता है तो भी हमारा काम बन गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 3 सिमिलर वर्ड्स मिल चुके तो, और अगर पता है तो और भी अच्छा है। तो क्लैमरस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ नॉइज, नॉइजी, लाउड, वोकल, वॉसिफेरस भी बोलते हैं। साथ साथ आप अपना वोकैब भी अच्छा करते रहो, क्योंकि यही तरीका है, आपको सब कुछ साथ में लेकर पढ़ना है। अलग से आप सोचो कि वोकैब का रट्टा लगा लूंगा, लगा लूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। आपको इसी तरीके से साथ में कॉन्टेक्स्ट में ले लेके पढ़ना, तो आपको याद आएगा कि उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे वो ये सारे थे, उनमें से ये नहीं था, तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लैमरस हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो है ये एंटोनिम है, ऑपोजिट है इन तीनों वर्ड्स का। बाकी के 3 क्या है? सिमिलर है, अगर सिनोनिम नहीं भी है तो। सिनोनिम्स कहीं ले सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Choose the word whose meaning is closest to the bold lettered word. अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स क्वेश्चन अभी जो vocab बेस्ड है,
तो आपको थोड़ा वोकैब भी करना है, इसलिए मैं वोकैब पे आपका ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, साथ में 3-4 सिनोनिम्स भी बताते चल रही हूँ। So many villages were swept away by the deluge. So इस चीज से deluge से बहुत सारे गांव क्या हो गए थे, swept away हो गए थे, मतलब बह गए थे। तो deluge का मतलब हुआ क्या, गांव कब बह जाएंगे। एक तो आप ऐसे लॉजिकली भी मीनिंग निकाल सकते हो, जब पानी की तेज धार होगी, मतलब जब बाढ़ होगी। तो deluge का मतलब क्या होता है, बाढ़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और कौन सा वर्ड है जो बार इसका मीनिंग हो। एक तो वेपन सबको पता है, मतलब हथियार, ये नहीं होने वाला। टेररिस्ट अटैक सब जानते हैं, ये नहीं होने वाला। फर्स्ट कहाँ रहे हम, टॉरेंट और फैमिन पे। तो फैमिन का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, है ना, किसी चीज की कमी, खाने की कमी, भूखमरी, इन सारी चीजों को बोलेंगे फैमिन। फैमिन स्ट्रिकन मतलब कमी से पीड़ित, शायद भूखमरी से पीड़ित, जब कहीं बाहर आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हो जाता है, लोग वहां पे फैमिन स्ट्रिकन हो जाते हैं, ठीक है। तो डेल्यूज की वजह से क्या हो जाता है, फैमिन स्ट्रिकन हो जाता है, या फिर टॉरेंट के वजह से भी क्या हो जाता है, फैमिन स्ट्रिकन हो जाता है, ठीक है। तो टॉरेंट, डेल्यूज, इन दोनों का मतलब क्या होता है, फ्लड, मतलब बाढ़, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, select the word that is furthest opposite in meaning to the underlined word, ठीक है। So the principal berated his students, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को berate किया, मतलब क्या किया, प्रेज किया, लेक्चर दिया, डिसिप्लिन किया, रैंक किया, क्या किया, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, कोई आइडिया है। ये बिल्कुल वोकैब बेस्ड है, मतलब अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फंस जाओगे, तो आपको थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि रैंक क्या है, प्रिंसिपल क्या करता है, रिजल्ट अनाउंस कर सकता है कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, उसने रैंक दिया नहीं है ना, तो रैंक नहीं होगा। लेक्चर्ड, लेक्चर्स थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ना। समझाना बोल सकते हैं कि उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों को लेक्चर दिया है, थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। डिसिप्लिन्ड भी हो सकता है और प्रेस्ड भी लॉजिकली लगता है, बट एक्चुअली क्या होगा, और आपको उसका ऑपोजिट बताना है, मतलब पहले तो आपको मीनिंग पता करना है, फिर उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल डिसिप्लिन भी कर सकता है, कोई जनरली टीचर्स करते हैं डिसिप्लिन, प्रिंसिपल को इतना टाइम नहीं है कि वो क्या करे, डिसिप्लिन करे। अगर इस क्वेश्चन को लॉजिकली किया जाए, मैं इसको ऐसे टैकल करती, अटेम्प्ट करती, क्योंकि अगर मुझे मीनिंग नहीं पता है, मैं तब की बात कर रही हूँ, अगर पता है तो आप तो कर सकते हो तुरंत। तो बिरेट का मतलब होता है बहुत डांट देना, बहुत गुस्से में, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, तो वो होता है बिरेट। तो डांटने का उल्टा क्या होगा, तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस्ड, ठीक है। तो आप एक और नया वर्ड सीख गए, बिरेट का मतलब क्या होगा, डांटना, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना। Next, choose the word whose meaning is closest to the underlined word. So all the applicants were quashed by the company CEO. ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, उस मीनिंग इज क्लोजेस्ट, मतलब सिमिलर, सिनोनिम्स, जो भी आपको ऐसा लगता है आपको वो ढूंढना है। थोड़ा एक बार लॉजिकली सोचते हैं, ऑल द एप्लीकेशंस वर क्वैश्ड बाय द सीईओ। क्वैश पता है क्या होता है, कुचलना, तो कुचलना मतलब एकदम ही धज्जियां उड़ा देना, बहुत नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड। सो ये थोड़ा ही बहुत ही स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, काइंड ऑफ ऐसे, एकदम ही नहीं, एकदम ही ये मतलब नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा वो, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्देस्ट, फिर से ऑपोजिट पूछा गया है, ऑपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड, बिविल्डर, बिविल्डर का आपको पता करना है।
फिर से जो थोड़े से अननोन वर्ड्स लग रहे हैं। एक तो एनलाइटन वर्ड कहीं सुना है इसके पहले? एनलाइटनमेंट, बोध गया, बुद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बोध गया में उनका क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एनलाइटनमेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको ऑपोजिट ढूंढना है। बेम्यूज, मिस्टिफाई मतलब बहुत मिस्टीरियस है, वहीं से आया मिस्टिफाई वर्ब है, मिस्टीरियस उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मिस्टिफाई भी कुछ वैसा लग रहा है। ठीक है, तो बिविल्डर का मिस्टिफाई और बेम्यूज ये दोनों सिनोनिम है। ठीक है, काइंड ऑफ वैसा ही। बिविल्डर मतलब कंफ्यूज करना, बेम्यूज मिस्टिफाई का मतलब भी वही होता है। अब ग्लैड में कुछ खोज पाओगे? वर्ड्स को थोड़ा तोड़ना सीखो। सॉरी, ग्लैडन नॉट ग्लैड। ग्लैड तो पता है ना, ग्लैड मतलब हैप्पी, डिलाइटेड, इलेटेड भी एक वर्ड है, ब्लिसफुल भी एक वर्ड है। वर्ड सीखते जाओ। ठीक है, ग्लैड, इसी ग्लैड से बना है ग्लैडन मतलब खुश करना, मेक हैप्पी। ठीक है, प्लीज करना, टू प्लीज, टू मेक हैप्पी, टू डिलाइट इज टू ग्लैडन। तो ग्लैडन का मतलब खुश करना। बेम्यूज, मिस्टिफाई दोनों ही क्या है, सिनोनिम है बिविल्डर के, और हमें इसका ऑपोजिट पूछा है। तो बिविल्डर मतलब कंफ्यूज करना, उसका उल्टा क्या होगा, समझ होना। तो समझ होने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, एनलाइटन। मैंने अभी बताया एनलाइटनमेंट का मतलब समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। Again, a blank based question. Fill in the blank with the right form of the word. Right form मतलब कि क्या है, फॉर्म ढूंढना मतलब टेंस फॉर्म। तो अगेन ये टेंसेस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, the village was situated at a distance of about 10 miles from Punjab. तो अगर ये टेंस बेस्ड है तो सबसे पहले हमको इसका टेंस पता करना है। टेंस कहाँ से पता चलता है, वर्ब से। वर्ब का क्या है यहाँ पे, सिचुएटेड और वॉज। तो जब ऑक्सिलियरी वर्ब होता है तो वही बताता है हमको टेंस। तो वॉज क्या बता रहा है, पास्ट। ठीक है, फिर आई डैश बाय अ साइकिल एंड रीच्ड माय फ्रेंड्स हाउस एट नून। रीच्ड अगेन क्या बता रहा है, पास्ट। ठीक है, पास्ट बता रहा है। तो सेंटेंस कहाँ है, शुरू में भी पास्ट है और बाद में भी पास्ट है। ठीक है, इसका मतलब पूरा जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है, पास्ट में हुआ है, सिंपल पास्ट में हुआ है। हैज क्या बताता है, प्रेजेंट, कैंसल हो गया। ट्रैवल तो होगा ही नहीं क्योंकि सॉरी, ट्रैवल भी क्या बताता है, प्रेजेंट तो नहीं होगा। अब दो बच गए, आई वॉज ट्रेवलिंग, ट्रेवल्ड। मैंने ट्रैवल किया, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। केस क्या है कि मेरा जो गांव है वो पंजाब से 10 किलोमीटर पे है, तो मैंने साइकिल किया और फिर मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया दोपहर को। एक तो ये, दूसरा मैं साइकिल कर रहा था और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। सही कौन सा लग रहा है, मैंने साइकिल किया। ठीक है, जब पहले पास्ट है बाद में पास्ट है तो पूरा सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही क्या है, सिंपल पास्ट है। तो ट्रैवल्ड लगा देंगे तो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। I traveled by a cycle and reached my friend's house at noon. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। Next, fill in the blank space with the correct form of correct word from the 4 choices given below. आप देख रहे हो जितने भी ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, कोई टेंस से है, कोई वोकैब बेस्ड है, कोई मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग सेक्शन से, मतलब एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो कुछ भी छूटा नहीं है, इसका मतलब आपको भी कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ कराऊंगी, जब करा ही रही हूँ बल्कि। इसके बाद भी हम लोग दूसरा सीरीज करेंगे जिसमें हम लोग पीजीटी के क्वेश्चंस करेंगे। ऑल राइट, अभी देखते हैं। पहले एक बार ऑप्शंस पे नजर डालें तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं।
पहले भी बताया था ये जो वर्ड्स होते हैं टू, एट, इन, फ्रॉम, ऑफ, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस। ठीक है। So the sentence is I refrained dash scolding his child until the company left. रिफ्रेन किससे होता है? रिफ्रेन मतलब बचना, बचना मतलब दूर होना। तो जब भी दूरी होती है, सेपरेशन होता है, तो हमेशा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो क्या हो जाएगा? आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम स्कोल्डिंग हिज चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट। ठीक है, उसने बच्चे को स्कोल्ड करने से रिफ्रेन किया, अवॉइड किया। ठीक है, तो हमेशा आपको रिफ्रेन दिखेगा तो आप फ्रॉम लगाओगे। फाइन, चलो तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वन, फ्रॉम। नेक्स्ट पे आते हैं। Choose the word whose meaning is closest to the underlined word. Again, vocab-based question. Students are always diligent in performing their duties. ठीक है, तो बच्चे हमेशा क्या होते हैं? अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में लेजी होते हैं, रिलायबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एमिनेंट होते हैं। एमिनेंट का तो मतलब होता है प्रोमिनेंट, बहुत मतलब फेमस, है ना? प्रोमिनेंट, फेमस, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो एक बच्चा फेमस नहीं हो सकता है ना। फेमस करने के लिए आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना होता है, बड़ा करना होता है, तब जाकर आप फेमस होते हो। तो फेमस बिल्कुल नहीं होगा। रिलायबल मतलब डिपेंडेबल, जिसपे वो डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिपेंडेबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, मतलब वो खुद पर खुद नहीं करते, किसी का हेल्प लेकर करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब लॉजिकली अब तो सब सही लग रहा थोड़ा बहुत, इसलिए आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Next, replace the underlined part in the given sentence with the correct option. Okay. तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन जो पार्ट है, आई गेस, सॉरी, मैं अंडरलाइन करना ही भूल गई, तो मैं अभी कर देती हूँ। तो ये है हमारा अंडरलाइंड पार्ट। ठीक है, so the chief minister has no correspondence along with his China delegates for a long time. क्या इसका मीनिंग निकल रहा है कि जो सीएम है वो चाइनीज डेलीगेट्स के साथ क्या नहीं किए हैं बहुत दिनों से। क्या होता है करेस्पॉन्डेंस का मतलब? और करेस्पॉन्डेंस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है विथ, टू, फॉर, बिटवीन? तो ये थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी इन सारी चीजों की। प्रेपोजिशन में क्या है? बहुत सारा वर्ड है जो दो दो प्रेपोजिशन से फॉलो होता है, दो या तीन भी या चार भी, लेकिन मीनिंग्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस टू से बिल्कुल फॉलो नहीं होता, फॉर से भी फॉलो नहीं होता, विथ से होता है और बिटवीन से भी होता है। तो अब केस ये है कि यहाँ पे क्या होगा? करस्पॉन्डेंस विथ या करस्पॉन्डेंस बिटवीन, है ना? तो करस्पॉन्डेंस अलोंग तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक तो अलोंग को हटा देंगे, तो या तो आपको विथ चाहिए या बिटवीन चाहिए। क्या लगाओगे? जब करस्पॉन्डेंस बिटवीन हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, कोरिलेशन, रिजेम्बलेंस, दोनों में कोई समानता। तो यहाँ पे समानता की बात हो रही है। द सीएम हैज नो समानता विथ हिज चाइनीज डेलीगेट्स। अगर डेलीगेट्स तक होता तो सही लग रहा कि सीएम का और चाइना के डेलीगेट्स का कोई मतलब रिलेशन नहीं दिखता, मतलब दोनों के मतलब क्वालिटीज में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, कि इस सेंस में बोल सकते हो। लेकिन जब आगे लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत दिनों से कोई समानता नहीं है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। तो अगर हम फर्स्ट वाला पढ़ें, करस्पॉन्डेंस विथ, इसका मतलब क्या था? सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। करस्पॉन्डेंस विथ का मतलब होता है कम्युनिकेशन,
ठीक है, तो ये आप लिख के रख लो। करस्पॉन्डेंस विद का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि सीएम का चाइनीज डेलीगेट्स के साथ काफी दिनों से कोई कम्युनिकेशन बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, तो ये लगता है मीनिंगफुल, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। करस्पॉन्डेंस विथ विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज एन एरर। एरर दिया गया है, either in the form or in the placement of either adjective और adverb, या तो फॉर्म में या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के प्लेसमेंट में। फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेंस के फॉर्म। तो देखो आपको इसमें तीन चीज पूछ ली गई, टेंस पूछ लिया गया, एडजेक्टिव एडवर्ब सब पहचानना, उनके रूल्स पूछ लिए गए। चूज द वन विच इज करेक्ट आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो जो मतलब आपको सही लगता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो आपको इसमें से ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राजू होल्ड्स अ मोर सुपीरियर पोजीशन देन मोहन। ठीक है, राजू कहने का मतलब क्या है, राजू जो है मोहन से सुपीरियर है, सीनियर है, मतलब ऑफिस में क्या है, राजू सीनियर पोस्ट पे और मोहन जूनियर पोस्ट पे। ठीक है, ये है। अब ऑप्शंस पे आते हैं, राजू होल्ड्स अ पोजीशन मोर सुपीरियर देन मोहन। ठीक है, एक तो सुपीरियर के पहले कभी मोर नहीं लगाते हैं। ठीक है, और जहां भी आई ओ आर लास्ट में आता है, लाइक सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब भी आई ओ आर आएगा उसके बाद दैन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। तो क्या हुआ, सुपीरियर के पहले मोर भी नहीं आता और सुपीरियर के बाद में दैन नहीं आता। दो चीजें याद रखने वाली बात है। तो क्या आता है, टू आता है। कब कब आता है, जब भी लास्ट में आई ओ आर मिल जाएगा, जैसे कि जूनियर, सीनियर, प्रायर, और भी बहुत सारे वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, अब आप सर्च कर लो थोड़ा। राजू's पोजीशन इज मोर सुपीरियर देन, अगेन यहाँ पे मोर भी आ गया और देन भी आ गया, नहीं होगा। फोर्थ पे आते हैं, राजू's पोजीशन इज एज नॉट एज सुपीरियर एज मोहन्स, ये भी ठीक लग रहा है। राजू होल्ड्स अ सुपीरियर पोजीशन देन मोहन, ये भी गलत लग रहा है। So Raju's position is not as superior as Mohan. लेकिन सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, राजू का जो पोजीशन है वो सुपीरियर है, यस। तो फोर्थ वाला तो अपने आप गलत हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात, एक यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, हम तो क्या लेकर चल रहे हैं कि जो भी आई ओ आर है उसके बाद क्या होता है, टू फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर जूनियर की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, राजू होल्ड्स अ सुपीरियर पोजीशन देन मोहन, इसका मतलब देन मोहन होल्ड्स। ठीक है, सो थर्ड वन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी देखो ये आ गया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप एग्जाम में कैसे करोगे, आप सीधे क्वेश्चन से जाओगे, आपको बस इतना टाइम नहीं है कि आप बैठकर पूरा पढ़ो, आपको जब जरूरत लगेगी तब आप पढ़ोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इन्फेरेंस बेस्ड भी आते हैं। इन्फेरेंस बेस्ड मतलब क्या मीनिंग निकल रहा है इस चीज का, है ना, तो जो हिडन आइडिया है उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिलहाल एग्जाम में हम नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा अभी हट जाती हूँ। So the passage goes as a series of psychological experiments were conducted by Professor Milgram. ये प्रोफेसर है, उन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल, टू स्टडी द, क्या पता करने के लिए, इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग। ठीक है, जब घर पे करो तो आप अंडरलाइन कर करके करो, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो अगर ये
आई गेस ये कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है, तो आप ऐसे आपको वहां पे डिजिटल ऐसे पेन नहीं मिलने वाला कि आप ऐसे अंडरलाइन कर पाओगे, तो आपको ध्यान में रखना है. So in these excuse me, in this experience, two participants had to take part as teacher and learner. है ना, दो पार्टिसिपेंट थे, एक टीचर था और एक लर्नर था. Participants in the teacher role were asked to deliver electric shock. ठीक है, टीचर्स क्या करना था, उनको डिलीवर करना था इलेक्ट्रिक शॉक. When learners answered wrong answers, जब learners wrong answer देंगे तो टीचर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे उनको. ठीक है, based on memory based questions. In the experiment, teachers were willing to give continued, intense and dangerous levels of shock to pleading teachers. टू प्लीडिंग, आई गेस यहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस बार बार आ गया है. सो प्लीडिंग, प्लीड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, विसीच करना, है ना, निवेदन करना, नहीं नहीं इलेक्ट्रिक शॉक मत दो, वो बोल रहे हैं. जब वो गलत आंसर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का डेंजरस लेवल का शॉक दे रहे हैं, तो वो प्लीड कर रहे हैं कि नहीं 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 हमें तो छोड़ दो, मत दो, ऐसे. तो टीचर प्लीडिंग आउट इन एगनी, एगनी मतलब पीड़ा से, दर्द से वो हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो. फॉर मर्सी एंड रिलीज, दया करो छोड़ दो, ऐसा कर रहे हैं वो. वॉज नॉट अ ट्रू सब्जेक्ट, एक ट्रू सब्जेक्ट नहीं था, बट एन एक्टर हु ओनली प्रिटेंडेड, मतलब स्वांग करना, शैम करना, एक्टिंग करना, टू बी शॉक्ड. मतलब क्या हुआ था, उनको सच में शॉक नहीं लग रहा था, वो बस एक्टर्स थे जो एक्टिंग कर रहे थे कि उन्हें शॉक लग रहा है. The actual purpose of Milgram's study involved an entirely different question. Actual purpose क्या था उनके study का? When it is their job, their मतलब teachers, how much suffering will ordinary people be willing to inflict on innocent people? Inflict मतलब दर्द पहुंचाना, कि अगर किसी का काम है दर्द पहुंचाना किसी को, तो कोई किसी को कितना दर्द पहुंचा सकता है. जैसे होता है ना, पुलिस अपने मतलब जूनियर को बोलती है कि मतलब कोई कल्प्रिट अगर उनको लग रहा है कि अगर वो निर्दोष है या दोष है, उसने कुछ भी किया है, तो दोनों ही किस्म बोलता है कि इसको पीटो पहले, ये क्या बोलता है, तो वो पीटते रहता है, उसको फर्क नहीं हवलदार को पड़ रहा है कि मतलब इसको कितना दर्द हो रहा है, कि कितना पीटना चाहिए, नहीं, उसको पीटने के लिए बोला गया, वो पीटे जा रहा. भले वो जो बदमाश है, जो कल्प्रिट है, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, जो एलिस्ट है वो रिक्वेस्ट कर रहा, निवेदन कर रहा कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, स्टिल वो नहीं मान रहा. ठीक है, ये था केस. आगे आते हैं. द आंसर इज मोर अनसेटलिंग. ठीक है, अनसेटलिंग मतलब क्या है, यही अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा. अनसेटलिंग शायद केओटिक है, कंफ्यूजिंग है, शॉकिंग है, काइंड ऑफ कुछ हो सकता है. द टिपिकल टीचर वाज विलिंग टू डिलीवर एज मच पेन एज वाज अवेलेबल टू गिव. क्या उसने रियलाइज किया कि जो टीचर था वो जितना दर्द हो सकता है, जितनी तकलीफ हो सकता है, वो दे रहा था, rather than yield to the pleas of the victim. मतलब जो वो निवेदन कर रहे हैं कि छोड़ दो, वो मानने के बजाय about 2/3 of the subjects in Milgram's experiment pulled, subjects मतलब teachers again, pulled every one of the 30 shock switches in front of them and continued to engage the last switch until the researcher ended the experiment. तो जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ, जितना भी शॉक दे सकता था वो दे रहा है. The results of this study surprised everyone associated with the project, Milgram included. तो सब बड़े सरप्राइज थे यार, कि मतलब ये तो मतलब बड़ा इनह्यूमन है कि ये खुद नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि इनको पेन हो रहा, छोड़ दो, ये दिए जा रहे हैं, ऐसा था. The reason for such inhuman behavior of a teacher, क्या था inhuman behavior, कि वो जितना शॉक दे सकते थे वो दे रहे थे, according to Milgram, is that his subjects inability to defy the wishes. Defy मतलब deny, violate, नहीं मानना. In subject मतलब teachers inability to defy the wishes of the boss. ठीक है, reason क्या लगा उसको,
मिलग्राम के अकॉर्डिंग क्या रीजन था कि जो हमारा जो हम टेंडेंसी है इन ह्यूमंस का कि हम अपने अथॉरिटी को, अपने बॉस को ना नहीं बोलते हैं, हमको जो बोला बोला जाता है हम वो करते हैं बिना कुछ सोचे। डिनाई द विशेस ऑफ द बॉस, बॉस की विशेस को हम डिनाई डिफाई नहीं करते। द लैब कोटेड रिसर्चर who urged, जो बोल रहा है कि नहीं करो करो, and if need be directed the subjects to perform their duties despite the emotional and physical mayhem, mayhem मतलब वही तकलीफ, disturbance they were causing, the blind obedience to authority, blind obedience मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें किसी को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा, वो उनका काम है उनको मारना पीटना, या जो भी मैंने एग्जांपल दिया, जो भी आपके सीनियर ने जो भी आपको काम दिया आप वो बस किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कुछ वर्ड्स देख लो, मैंने ये आपके लिए करा दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि साथ साथ में आपका जो वोकैब भी एनहांस हो, आपकी खुद की डिक्शनरी बने। अभी मैं थोड़ा ऊपर आ जाती हूँ। अच्छा, इतना भी ठीक है। प्लीड मतलब क्या, ये सारे जो वर्ड्स वो पैसेज के ही हैं। बेग, बिसीच, इम्प्लोर, एगनीज, पेन, हर्ट, टॉर्मेंट, टॉर्चर, अफ्लिक्शन, सफरिंग, एंग्विश। इन्फ्लिक्ट मतलब दर्द देना, इम्पोज, कॉज समथिंग पेनफुल। डिफाई मतलब डिसओबे, ओबे, फ्लाउट भी एक अच्छा वर्ड है, आपको जानना चाहिए। गो अगेंस्ट। अर्ज मतलब ट्राई अर्नेस्टली मतलब सीरियसली, और परसिस्टेंटली मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली। टू परसुएड कि वो नहीं नहीं करो करो, या फिर कंपेल मजबूर करना कि नहीं करो करो। मेहम मतलब वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, केओस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, हैवॉक, बेडलैम, पैंडिमोनियम, ट्यूमल्ट। ठीक है, तो आप देखो आपके कितना वोकैब आपका एनहांस हो गया एक पैसेज के थ्रू। तो आप जब घर पे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, सब कुछ आपको साथ में लेके पढ़ना है, इंटीग्रल स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द फ्रेज रादर देन यील्ड टू द प्लीज ऑफ द विक्टिम, मतलब उनकी जो जो निवेदन कर रहे थे कि नहीं 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 अब नहीं, तो उसका मतलब क्या है। ट्राइड टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, रादर देन, उसका मतलब उनका प्लीज, उनका निवेदन सुनने के बजाय। यहाँ पे विक्टिम कौन है, लर्नर। तो ट्राई टू लिसन टू द अपील, सुनने की कोशिश की नहीं। attempted to oppose the victim instead of giving in to the request of the victim, tried to yield to the pleas, ये तो बिल्कुल ट्राई नहीं किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग इन टू द रिक्वेस्ट ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के रिक्वेस्ट को मानने के बजाय, बजाय मतलब रादर देन, रिक्वेस्ट मानने के बजाय, तो थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड, फोर्थ नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गया। What purpose was given to the volunteers about Milgram's experiment? क्या पर्पस था? To study the effect of following the orders of authority. They were not told about the purpose. To study the effect of punishment on learning. To study the effect of memory-based learning. तो पैसेज में हमने शुरू में क्या देखा था, हमने अंडरलाइन भी किया था। To study the effect of, कहाँ गया मेरा कर्सर, इफेक्ट द पनिशमेंट ऑफ ऑन लर्निंग। तो ये हमें आसानी से मिल गया। तो आपका ऐसे ही, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको आंसर पे जाना है। ठीक है, तो ये थर्ड वन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। Why did the teacher continue to give punishment to the learner? The teacher wanted to correct the learner. क्यों उसने कंटिन्यू किया था टीचर ने पनिश करना स्टूडेंट को? टीचर वांटेड टू करेक्ट द लर्नर। नेक्स्ट, टीचर वाज ओनली फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। टीचर बिलीव्ड इन पनिशिंग लर्नर हु आंसर्ड रॉन्गली। टीचर बिलीव्ड इन प्रूविंग द एम्स ऑफ द स्टडी। तो हमने क्या पाया कि वो बस अपना इंस्ट्रक्शन, पुलिस ने, उनके सीनियर ने बोल दिया पीटने के लिए, तो वो पिटाई कर रहे हैं, है ना, वो बस अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। What can be the most suitable title for this passage?
जो टाइटल वगैरह वो हमेशा आपको कंक्लूडिंग पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वहीं पे कंक्लूजन होता है, तो पूरा जो आइडिया है पैसेज का वो हमेशा लास्ट में मिलेगा आपको, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं। तो क्या था, स्टडी ऑन मेमोरी, मेमोरी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, बस बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, बस इतना ही था, है ना। क्वेश्चंस कैसे हैं, मेमोरी बेस्ड है, बस वहाँ पे मेमोरी का बस इतना ही मतलब है। एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पनिशमेंट, टॉलरेंस लेवल ऑफ ह्यूमन, तो टॉलरेंस लेवल की तो बात ही नहीं है, वो तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तो चला ही गया, ये भी चला गया। एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट पे था एक्सपेरिमेंट, वो तो ये लिख रहे थे कि मतलब कि ये तो बस अगर मना नहीं करो तो ये तो मतलब जितना भी वोल्ट का वो दे सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, ये दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ये हो जाएगा आंसर। What was the hidden fact of the experiment? क्या था hidden fact? Teachers were not told about the pain learners were undergoing. ये तो कहीं नहीं लिखा. Not told. Learners were not told about the severity of the shocks. ये भी नहीं लिखा. Unseen जो पैसेज आपको है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें जो कुछ भी जो नहीं लिखा वो आपको खुद से ऐड नहीं करना है, ठीक है। इन्फरेंस बेस्ड होता है कि आपको मीनिंग निकालना है, बट ये मीनिंग भी कहीं नहीं है और ये लाइन भी कहीं नहीं लिखी है, ठीक है, ये कहीं से भी इन्फर नहीं हो रहा, कंक्लूड नहीं हो रहा है। टीचर्स कुड नॉट हियर व्हाट लर्नर्स वर सेइंग, लर्नर्स वर नॉट गिवन एक्चुअल शॉक, एग्जैक्टली, वो बस एक्टिंग, प्रिटेंड एक वर्ड लिखा है ना, एक्टर्स थे, वो बस प्रिटेंड कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, उनको एक्चुअल शॉक नहीं मिल रहा था। जैसे मूवीज में आप देखते हो, है ना, उस तरीके से जब हीरो जो है विलन की पिटाई करता है या कोई भी किसी की पिटाई करता है, तो वो ऐसे एक्टिंग करती है कि उसको बहुत ही चोट लगा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो ऐसे एक्टिंग करता है। सो व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ मिलग्राम स्टडी, उसका मेन मोटिव क्या था, विल ऑर्डिनरी पीपल इन्फ्लिक्ट पेन टू अदर इनोसेंट पीपल एज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, विल ऑर्डिनरी पीपल ब्लाइंडली डिसओबे अथॉरिटी, will ordinary people undergo violent act for the sake of experiment, violent act सिर्फ experiment की बात यहाँ पे नहीं हुई है, will ordinary people take part in such a psychological study, मेन मोटिव क्या था कि वो देखना, मेन चीज यहाँ पे क्या लिखी गई है, इन ह्यूमन एक्टिविटी टीचर्स की, कि वो जितना शौक है उतना दिए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने बॉस को डिफाई नहीं कर पा रहे, एक वर्ड है डिफाई, है ना, ह्यूमंस की टेंडेंसी, आदत है कि वो अपने बॉस का को इनकार नहीं करते, मना नहीं करते, जो उनको काम ड्यूटी मिल गई है वो करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, विल ऑर्डिनरी पीपल इन्फ्लिक्ट पेन टू अदर इनोसेंट पीपल एज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई वर द लर्नर्स गिवन इलेक्ट्रिक शॉक, क्यों दिया गया था उनको शॉक, when learners did not cooperate with the experiment, ये तो लाइन कहीं नहीं लिखी गई, when learners refused to answer the question, ये भी बात कहीं नहीं लिखी गई, refuse वर्ड तो कहीं है ही नहीं, when learners gave wrong answers to the questions asked, when learners gave lengthy word भी कहीं नहीं है, lengthy answers to the questions asked, तो क्या था एक्सपेरिमेंट, कि उनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और जब वो उसका गलत आंसर करेंगे तब इलेक्ट्रिक शॉक देना है ना, तो रॉन्ग आंसर की बात हुई थी, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। What was the word unsettling in the second paragraph mean? Unsettling मतलब वही है आपका थोड़ा confusing kind of. Dissuade का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, डिस्करेज, प्रिवेंट, मना करना कि नहीं नहीं मत करो, ये वो ऐसी चीज है। पुट आउट मतलब क्या होता है, बुझाना, आग बुझाना, प्यास बुझाना, लाइक एक्सटिंग्विश, क्वेंच, ये सारी चीजें, ठीक है। अब फ्लस्टर और डिस्कॉन्सर्टिंग, यहाँ पे दो वर्ड है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आईएनजी है और यहाँ पे आईएनजी है, यहाँ पे आईएनजी नहीं है, ठीक है। तो डिस्कॉन्सर्ट और फ्लटर दोनों का ही मतलब होता है अनसेटल करना, तो फिर कौन सा आंसर होगा,
हमें वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म भी सही रखना है। लाइक नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, वर्ब का वर्ब होगा, अगर टेंसेस का भी सिनोनिम सेम होना चाहिए, या तो अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आईएनजी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, या फिर एडजेक्टिव ऐसे बोल सकते हो। एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, और V3 भी एडजेक्टिव होता है, ये दोनों भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा है और यहाँ भी आईएनजी लगा है, तो आप लॉजिकली भी ऐसे कर सकते हो कि शायद ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो आईएनजी है बट इसका मीनिंग अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, डिस्कॉन्सर्टिंग विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द मेजर अथॉरिटी फिगर इन द स्टडी? मेजर अथॉरिटी फिगर कौन था? यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ये तो कहीं लिखा नहीं, कॉमन पब्लिक कहीं लिखा नहीं, इम्प्लीमेंटिंग टीचर अथॉरिटी था क्या? नहीं, ये तो नहीं था। वो तो एक्सपेरिमेंट के अंदर दो लोग थे, टीचर और लर्नर, वो लोग तो अथॉरिटी नहीं थे, है ना। एक्सपेरिमेंट किया था मिलग्राम ने, और अथॉरिटी कौन था? लैब कोट वेयरिंग रिसर्चर, ये भी ये मेंशन किया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी? क्या स्टडी में क्या फाइंड किया गया, क्या पता चला? An ordinary person is capable of inflicting pain on innocent people, and ordinary people is eligible to take part in a scientific study. Eligibility की तो कोई बात नहीं हुई है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टीचर्स आर द बेस्ट सब्जेक्ट्स टू टेक पार्ट इन द साइकोलॉजिकल स्टडी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया कि बेस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। ऑर्डिनरी पीपल गिव ऑथेंटिक रिजल्ट फॉर अ साइंटिफिक स्टडी, ऑथेंटिक रिजल्ट वाली भी बात कहीं नहीं हुई है, ऑथेंटिक वर्ड पूरे पैसेज में कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ऑर्डिनरी पीपल क्या है? मासूम लोगों को दर्द पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, ये हो जाएगा। अभी ये दूसरा पैसेज, आपको देखो यहाँ पे 3 पैसेज पूछे गए, ठीक है, तो अभी हम दूसरे वाले पे आ गए। Move aside cheetah and peregrine falcon, there is a new contender for the title of the fastest animal on earth. New contender for the title of the fastest animal on earth. क्या बोला जाएगा? बोला जा रहा चीता और पेरिग्रिन फैल्कन को अगर हटा दे, तो हटा कर देखो तो कंपटीशन में एक नया एनिमल आ गया है पृथ्वी पर। ठीक है, कौन सा? द ड्रैकुला एंट। किस चीज के कंपटीशन में? फास्टेस्ट एनिमल के कंपटीशन में, मतलब ये जो है फास्टेस्ट एनिमल है अर्थ पे। कौन? द ड्रैकुला एंट। Scientists have discovered that the small tropical insect, ये क्या है? एक इंसेक्ट है, can snap its mandibles at up to 90 meters a second. Mandibles क्या होता है? snap its mandibles मतलब, snap का मतलब बाइट करना, काटना या पियर्स करना, जैसे मच्छर वच्छर, चींटी वीटी, ये चींटी जैसा कुछ है, ठीक है, जो बड़ी चींटी होती है उसके जैसा। ठीक है, तो मैंडिबल्स होता है इनका नीचे वाला जॉ। तो ये लोग बहुत ही फास्ट करते हैं, बाइट करते हैं या पियर्स करते हैं। ठीक है, तो इनका स्पीड क्या होता है बाइट करने का? 90 मीटर्स अ सेकेंड, मोर देन 200 मीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इनकी स्पीड होती है। द फास्टेस्ट एनिमल मूवमेंट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड किया गया, पता लगाया गया, तो क्या पता चला कि ये जो है फास्टेस्ट एनिमल है। और पता क्या लगाया गया था कि ये 90 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से के स्पीड पे अपने मैंडिबल्स को, लोअर जॉ को स्नैप कर सकता है, बाइट कर सकता है, पियर्स कर सकता है। ठीक है, सो द एंट्स यूज द एक्सप्लोसिव मोशन टू अटैक, स्टन एंड किल। अब इस स्टन वर्ड पहले भी पढ़ा था इस पेपर में कहीं, जो हम लोग वोकैब मैचिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। स्टन का मतलब शॉक था उसमें। तो किल देयर प्रे, प्रे मतलब शिकार, विच इज देन फेड मतलब खिलाए जाते हैं, टू देयर लार्वे। लार्वे क्या है? प्लूरल है, ई हट जाएगा तो लार्वा सिंगुलर हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं? जो भी इनका जो शिकार है उसको वो लोग, जो उनका लार्वा होता है उसको खिला देते हैं। मतलब मान लो कि अपने शिकार किया
और वो शिकार अपने बच्चों को खिला दिया, ठीक है। दे आर क्रूजिंग अराउंड अंडरग्राउंड, ठीक है। क्रूज अराउंड मतलब मूव, रोम, वॉन्डर, लॉइटर, घूमते रहते हैं कहाँ, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर घूमते रहते हैं। एंड इफ दे एनकाउंटर समथिंग लाइक अ सेंटीपीड और अ टर्माइट, सेंटीपीड क्या होता है, कोई भी एक कीड़ा मकोड़ा होता है, और टर्माइट भी वही दीमक जो होता है। तो क्या करते हैं, वो धरती के नीचे घूमते रहते हैं, और अगर उनको कुछ मिलता है एनकाउंटर, कोई सेंटीपीड या टर्माइट, तो दे स्मैक देम विथ अ मैंडिबल्स। स्मैक डाउन पता है, WWE में आता था, है ना, मतलब उसको पीट के, उसको पटक के, विद द मैंडिबल्स टू किल और स्टन देम। तो मतलब अपना शिकार कर लेते, कहने का मतलब ये है, अपने मैंडिबल्स के हेल्प से, लोअर जो के हेल्प से, जॉ के हेल्प से। सेड एंड्रू सॉरेज, अब एंड्रू सॉरेज कौन है, एन एनिमल बायोलॉजी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, ठीक है। हु लेड द वर्क, जो ये टेस्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे थे। दे कैन देन स्टिंग, स्टिंग मतलब होता है ना वो डंक मारना, it to further incapacitate मतलब उसको डिसेबल करना, मतलब कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मूर्छित हो जाते हैं वो। ये वर्ड भी था, आपको याद है वही जो हमने वो कैब मैचिंग वाला क्वेश्चन किया था, स्टन था, इनकैपेसिटेट था। तो देखो एक ही पेपर से आपको मिल रहा है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स का आंसर नहीं पता और पहले आपने वो वर्ड मैचिंग कर लिया है, तो आप यहाँ से वो मीनिंग निकाल सकते हो। उसका पे मीनिंग क्या दिया हुआ था, डिसेबल, ठीक है। तो उनको फंक्शनलेस कर देते हैं, किसको, अपने शिकार को, टर्माइट को या फिर सेंटीपीड को, कौन, ये ड्रैकुला एंट, ठीक है। एंड देन कैरी इट बैक टू द नेस्ट, और फिर अपने नेस्ट में लेकर जाते हैं। इवन अमंग एंट्स दैट पावर एम्पलीफाई देयर जॉज, द ड्रैकुला एंट्स आर यूनिक, सेड एंड्रियन स्मिथ of the North Carolina Museum of Natural Science, who was a co-author, अब ये है कौन, co-author of the study, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो, ये एक मैंने आपके लिए फिगर डाल दिया है कि आप पहचान सको, देखो वो कैसे होते हैं, चींटियों से थोड़े से बड़े होते हैं। अभी अभी थोड़े से वर्ड्स देख लो। स्नैप मतलब बाइट, प्रिक, पियर्स। मैंडिबल्स क्या है, लोअर जॉ बोन। लार्वा अर्ली फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट। क्रूज अराउंड मतलब रोम, वॉन्डर, लॉइटर। मैं 2-3 वर्ड्स क्यों लिखती हूँ, ताकि आपका सिनोनिम, आपका खुद का वोकैबुलरी बने, आप 3-4 सिनोनिम्स जानो, क्योंकि जब 3-4 ऑप्शन है, आपको एक ढूंढना, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। इंटेंशन इसके पीछे ये है। इनकैपेसिटेट, डिसेबल, पैरालाइज, प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग, मतलब उनको मूर्छित कर देना। आगे क्या होता है, द स्पीशीज मिस ट्रायम कैमिले was ऑलरेडी, ये जो ड्रैकुला एंट है, इसको क्या कहते हैं, इसका ये स्पीशीज नेम ये है, मिस्ट्रियम कैमिले, was already known to have highly specialized appendages। अपेंडेज क्या होता है, ये वर्ड भी था उस पार्ट में, इसका मीनिंग होता था एड ऑन, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के जो भी बाहरी पार्ट है, उनके जो एंटेना होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, वो सबको हम बोलेंगे अपेंडेजेस। However, scientists were able to ascertain, अब वहाँ ascertain भी था, जिसका मीनिंग क्या था, डिटर्मिन। देख रहे हो, आपको एक ही जगह से आपको वर्ड्स का मीनिंग मिल जा रहा है, डिटर्मिन। द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द स्नैपिंग मोशन, ठीक है, किस चीज का स्पीड, स्नैपिंग मोशन, जो वो बाइट करने का उनका मोशन है। ओनली विद द एडवेंट, एडवेंट मतलब इमरजेंस, अराइवल, अपीयरेंस, आने से, किसके आने से, हाई स्पीड वीडियो टेक्नोलॉजी ओवर द पास्ट 10 years, मतलब कब उसका ये जो पता लगाया गया कि वो जो बहुत फास्ट 90 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बाइट करता है, ये कब पता लगाया गया, जब हाई स्पीड वीडियो टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जब उसका एडवेंट हुआ, इमर्जेंस हुआ, surfacing हुई। Over the scientist also used X-ray imaging technology to observe the ants anatomy। anatomy क्या होता है, इंटरनल, उनका अंदर का बॉडी कैसा है, जैसे हमारा है ना, लिवर कहाँ पे, किडनी कहाँ पे है, उस तरीके से। इन 3 डायमेंशन, जो हम 3D शॉर्ट में बोलते हैं, 3 डायमेंशन समझ में आता है सबको, कि बस ऐसे ही बोलते रहते हो।
जैसे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये दोनों क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, जहाँ जब x और y होता है, ठीक है। जब z भी आ जाता है तब ये बन जाता है 3 डायमेंशनल, जैसे कि क्यूब या क्यूबॉइड, ये 3D फिगर्स होते हैं। In 3 dimensions to better understand how the movement works, ठीक है। तो जब ये टेक्नोलॉजी आई तो वो लोग एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किए इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर से मैं थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ। The observations showed that Dracula ants power up their mandibles by pressing their tips together, spring loading with them with internal stresses, ठीक है। ये कैसे वो अपना काम करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खुद को अपने मैंडिबल्स को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये इनका बताया जा रहा है। Eventually, when one mandible slides across the other, एक जो उनका जो है दूसरे पे जब स्लाइड करता है, each is released in a similar motion to people clicking their fingers, किस तरीके से, जैसे कि people अपना उंगली क्लिक करते हैं, ठीक है। ड्रैकुला ants are mostly found in the tropics of Africa and Asia, कहाँ मिलता है, अफ्रीका और एशिया के ट्रॉपिक्स में मिलता है। दे लिव इन अ लार्ज कॉलोनीज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रहते हैं, और इनसाइड ट्री ट्रंक्स, ठीक है, जो तना होता है पेड़ का वहां उनके अंदर रहते हैं। सो आर रेयरली सीन, तो हम इनको मुश्किल से ही देख पाते हैं, क्यों, या तो ये जमीन के अंदर है या तने के अंदर है, ठीक है, या फिर और कहाँ रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो देयर नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर अनयूजुअल फीडिंग हैबिट्स विच इंक्लूड्स, तो इनका नाम जो ड्रैकुला एंट है, नेम डिराइव फ्रॉम देयर, ये कैसे पड़ा, तो इनका जो अनयूजुअल फीडिंग हैबिट है, क्या है इनका अनयूजुअल फीडिंग हैबिट, अनोखा तरीका खिलाने का, which involves a form of non-destructive cannibalism. Cannibalism क्या होता है, अपने ही स्पीशीज के फ्लैश को खाना, जैसे अगर इंसान इंसान को खाएगा तो कैनिबल, बहुत सारे जानवर है ना जो अपने ही बच्चे को खा जाएंगे उसी तरीके से, है ना। सो द अडल्ट एंड्स आर अनेबल टू प्रोसेस सॉलिड फूड, प्रोसेस, जो अडल्ट एंट है वो क्या करते हैं, खाना को पचा नहीं पाते हैं, ठीक है। Instead, they feed prey to their larvae and then chew holes in the larvae and drink their blood. हमने शुरू में ही पढ़ा था कि वो शिकार करते हैं, उसको मूर्छित करके अपने लार्वे को खिलाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों अपने लार्वे को खिलाते हैं, खुद क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खुद उस खाने को नहीं पचा सकते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को खिलाते हैं, फिर अपने बच्चे के बॉडी में होल करके उसका खून चूसते हैं, इसलिए उसको ड्रैकुला एंट कहा गया, और कैनिबलिज्म का यहाँ पे रेफरेंस है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कॉल द अरेंजमेंट अ सोशल स्टमक, है ना, सोशल स्टमक मतलब पूरा उसमें सोसाइटी है, उसके बच्चे भी खा रहे हैं, फिर खुद खा रहा है, तो सब चेन में खा रहे हैं। Scientists are conducting more studies in their natural environment too. यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया, एक दो वर्ड्स, टू एंड्स बटा, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। एडवेंट का मतलब बताई दिया था, अराइवल, अपीयरेंस, सरफेसिंग, इमर्जेंस, ठीक है। कैनिबलिज्म मतलब द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फ्लैश ऑफ वंस ओन स्पीशीज, दैट इज कैनिबलिज्म। आते हैं क्वेश्चन पे। साइंटिस्ट यूज एक्सरे इमेज टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रैकुला एंड्स मूव सो फास्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। ये था क्या, हाउ द ड्रैकुला एंड्स मूव इट्स मैंडिबल्स टू कैच द प्रे, हाउ द ड्रैकुला एंड्स बिहेव अंडर ऑब्जर्वेशन, ये तो बिल्कुल नहीं था। हाउ द ड्रैकुला एंड्स ओवरटेक द चीता एंड पेरिग्रिन फैल्कन, ये तो बिल्कुल नहीं था, ये भी नहीं था। हाउ द ड्रैकुला एंड्स मूव इट्स मैंडिबल्स टू कैच द प्रे, तो यही तो होता है ना, वो कितनी फास्ट अपने मैंडिबल्स को मूव करते हैं, यही तो देखा गया था। कब देखा गया था, जब नई टेक्नोलॉजी वीडियो टेक्नोलॉजी आई थी, तब उन्होंने एक्सरे इमेजिंग करके ये पता लगाया था।
ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन की तो बात ही नहीं हुई है कि एक से दूसरे लोकेशन वो जा रहे हैं। नेक्स्ट, ड्रैकुला एंड कैन मूव कितनी बार बोल दिया, 90 मीटर 90 मीटर, तो सोचना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको डेटा कहीं भी ऐसे वैसे ऊपर नीचे करोगे तो आपको दिख जाता है, बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करना। The scientists who study Dracula ants call the non-destructive cannibals because, क्यों उनको कहा गया non-destructive cannibals? Cannibals मतलब cannibalism मतलब अपने ही स्पीशीज को खाना, तो ऐसा ही कुछ इसका यहाँ पे मीनिंग आना चाहिए। They stun their prey before killing them, which makes the process painless. है ना, तो उनका जो प्रे था, जो वो शिकार करते थे, तो वो अपनी ही जाति का शिकार करते थे, ऐसा नहीं लिखा गया है ना, वो टर्माइट और सेंटीपीड को शिकार करते थे जो उनका स्पीशीज का नहीं था। तो पहला वाला तो चला गया। दे फीड द प्रे टू द लार्वे एंड ड्रिल होल्स इन देम इंस्टेड ऑफ किलिंग देम। तो वो अपने बच्चे को मारते नहीं थे, क्योंकि मारने से उनको क्या मिलता, उनको तो उनका खून पीना था, तो वो उसको ड्रिल करके उनके बॉडी में होल करके तब उसका खून पीते थे। थर्ड पे आते हैं, दे ईट द लार्वे एंड प्रे एंड नॉट अडल्ट्स। वो अपने जो बच्चे को खाते थे और बड़े वाले एंड्स को नहीं खाते थे, ऐसा था क्या? नहीं, वो तो प्रोसेस ही नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रोसेस कर पाते तो फिर वो प्रे को ही खा लेते डायरेक्टली, तो ये तो होगा नहीं। दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर बट प्रोटेक्ट इट्स थ्रू देयर एक्शंस। नेचर की तो बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, कि वो होल्स ड्रिल करके उनका खून ब्लड जो है वो सक करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, The Mistrium Camillae ants are called Dracula ants because, बार बार यही सेम क्वेश्चन है क्योंकि पूरे पैसेज में बस यही इंपॉर्टेंट है। They drink and blood of they drink the blood of their larvae. They kill each other and drink blood. मारते नहीं थे, किल की बात नहीं हुई है। दे ड्रिल होल्स ऑन देमसेल्व्स, खुद पे नहीं करते थे, थर्ड भी नहीं होगा। दे ड्रिंक द ब्लड ऑफ देयर प्रे, नहीं, ब्लड प्रे को तो वो मार के खिलाते थे अपने बच्चों को, लार्वे को, है ना, और अपने लार्वे का फिर खाते पीते थे वो खून, तो इनडायरेक्टली, है ना। शिकार किया, शिकार बच्चे को खिला दिया, फिर वो बच्चे से वो ब्लड लिया, है ना। पहले प्रे को भेजा और फिर प्रे से लार्वे को, अब लार्वे से क्या लिया? ब्लड। ऐसा कुछ आप कर सकते हो डायग्राम बनाकर, एरो डायग्राम। विच इज द प्लेस दैट यू विल नॉट फाइंड अ ड्रैकुला एंट इन, तो इनका हैबिटेट बताया गया 2-3 जगह, हमने पढ़ा था। वो ट्रंक के अंदर रहते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, काइंड ऑफ ऐसा ऐसा कुछ था, तभी पढ़ते हैं ऑप्शंस। क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेट, कहाँ विल, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, विल यू नॉट फाइंड अ ड्रैकुला एंट, तो आपको ये कहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेट इन कोल्डर रीजन्स, इनसाइड ट्री ट्रंक्स तो हमने पढ़ा, तो ये होगा। फॉरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका दैट आर ट्रॉपिकल एरियाज, ये भी है। अंडरग्राउंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी है ना। कोल्डर रीजन्स के पास नहीं है, और क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, इनसाइड है, ट्रीज के ट्रंक में तो दिखने वाले तो है नहीं, तो ये इंसान से दूर रहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। The leader of the study behind the latest findings on Dracula ants is, कौन है? यहाँ पे दो नाम दिए हुए, एड्रियन स्मिथ और एंड्रू सॉरेज। ये नहीं है, ये नहीं है, तो एडम एड्रियन स्मिथ कौन था? को रिसर्चर या को फाउंडर, ऐसा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ था। लीडर कौन था? उसका नाम पहले दिया हुआ था, उसका नाम क्या था? एंड्रू सॉरेज, ठीक है। मैंडिबल्स आर, अब मैंडिबल्स क्या है? एंटेना, फोरलेग्स, लेग्स, मैंने बताया था आपको अपेंडेजेस एक वर्ड है ना। अपेंडेजेस इनके क्या हैं? जो भी इनके आउटर पार्ट्स हैं, लाइक इनके जो एंटेना है, इनके जो फोर लेग्स हैं, वो लेग्स हैं, उन सबको हम कहते हैं अपेंडेज। तो ये तीनों नहीं होंगे, तो कौन सा हो गया? मैंडिबल इनका माउंट पार्ट ऑफ एंथ्रोपॉड्स। एंथ्रोपॉड्स आप मत समझो, ये एक्चुअली बायोलॉजी से हर चीज को, जितनी भी दुनिया में प्रजाति हैं, जीव जंतु, सबका कुछ क्लासेस में, पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो उनमें से एक एंथ्रोपॉड्स है जिसके अंदर इंसेक्ट आता है, ठीक है। तो आप एंथ्रोपॉड्स मतलब इंसेक्ट समझो।
तो उनका जो माउंट है, माउंट को आप कैसे समझोगे? आपने ट्राइपॉड देखा होगा, उसमें एक माउंट होता है जिसमें आप कैमरा या फोन को फिक्स करते हो फोटो क्लिक करने के लिए या वीडियो करने के लिए, ठीक है? तो बेस बोल सकते हो, ये जो बेस टाइप का होता है ना, ये लोअर जॉ, तो उनका ये माउंट पार्ट हो गया, ठीक है? तो आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। इन द पैसेज द क्विक मोशन ऑफ मैंडिबल्स इज कंपेयर्ड टू, है ना, जो उनका फटाफट क्विक मोशन है उसको किससे कंपेयर किया गया? एक्सप्लोसिव मोशन टू अटैक, स्टन एंड किल द प्रे। तो एक्सप्लोसिव मोशन तो कहीं से कुछ कंपैरिजन नहीं बन रहा। स्मैकिंग एंड स्टनिंग प्रे, स्प्रिंग लोडिंग देम विद इंटरनल स्ट्रेस, पीपल क्लिकिंग देयर फिंगर्स, लाइक लिखा होता है, लाइक पीपल, लाइक का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन दिखाना, जैसे लोग अपना उंगली क्लिक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? पीपल क्लिकिंग देयर फिंगर्स। तो ये सब कुछ पैसेज में है, आपको खुद से कुछ ऐड नहीं करना है। Scientists could not discover how fast the mandibles of Dracula ants moved, mainly because they were not aware of the existence of such ants. ये तो कहीं नहीं है। Dracula ants are rarely found outside and are difficult to be studied. ये भी कहीं नहीं लिखा है ऐसा। Human technology had not developed enough to measure their speed. Dracula ants are dangerous and hence cannot be studied easily. तो कहीं पे पैसेज में एक चीज लिखा होता है, एडवेंट ऑफ, इमर्जेंस ऑफ, इमेजिंग, वीडियो टेक्नोलॉजी, एक्सरे इमेजिंग, कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब क्या है? ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड वन। अब देखो ये थर्ड और लास्ट पैसेज, और इसी के बाद हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। और ये जो सीरीज चल रही है 2019 का, जो सितंबर में एग्जाम हुआ है टीजीटी इंग्लिश का, वो जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया आज, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट शायद मैं पीजीटी इंग्लिश करवाऊंगी, या फिर आप कमेंट कर दो आपको क्या चाहिए, मैं उसी पे वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में है, ये हो गया हमारा टॉपिक। इज लार्जली अ रिएक्शन अगेंस्ट, किसके खिलाफ है ये? intellectual assumptions and values of the modern period in the history of Western philosophy. Indeed, many of the doctrines, matlab thesis, theories characteristically associated with postmodernism can fairly be described as the straightforward denial, matlab inkar, manahi, of general philosophical viewpoints that were taken for granted before or during the 18th century एनलाइटनमेंट, ठीक है? तो ये सबके खिलाफ है क्या? कौन? पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है? देयर इज एन ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी, अ रियलिटी हुज एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज आर लॉजिकली इंडिपेंडेंट of human beings, of their minds, their societies, their social practices, or their investigative techniques. ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड, किसी की तरफ से नहीं। पोस्ट मॉडर्निस्ट डिसमिस द आइडिया एज अ काइंड ऑफ नाइव रियलिज्म, है ना, वो नाइव रियलिज्म के आइडिया को नहीं मानते हैं, डिसमिस करते हैं। सच रियलिटी एज देयर इज अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट इज अ कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट एंड आर्टिफैक्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन of scientific practice and language. This point also applies to the investigation of past events by historians and to the description of social institution structures or practices by social historians and the description of social institution. फिर से ये लाइन आ गई है, दो बार एक ही लाइन कॉपी पेस्ट हो गया ऐसा लग रहा है। Principles, the descriptive and explanatory statements of scientists and historians can, in principle, be objectively true or false. The postmodern denial of this viewpoint, which follows from the rejection of an objective natural reality, is sometimes expressed by the saying, अब ये saying क्या है? Such thing as truth. ओके, अभी एक दो वर्ड यहाँ पे मिस हो गया है। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन, नाइव मतलब इनएक्सपीरियंस्ड।
Based on the passage, identify the incorrect statement from the given options. कौन सा गलत है ये बताना है. Postmodernism views reality as a conceptual construct. Postmodernism is a rejection of the ideas of the existence of an objective reality. Postmodernism is a reaction against the assumed superiority of modernist values and intellectualism. Postmodernism views reality as what um, actually happens and not what could have been imagined or interpreted. तो ये जो तीन चीजें हैं वो तो लिखी ही हुई हैं, है ना. जो फोर्थ वन है वही गिवन नहीं है, वही इनकरेक्ट है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन. पोस्ट मॉडर्निज्म व्यूज रियलिटी एज what actually happens and not what could have been imagined or interpreted. ठीक है, क्या हो सकता है उसी को रियलिटी मानती है, क्या इंटरप्रेट और इमेजिन कर सकते हैं उसको नहीं. Next, in the context of the passage, choose the most suitable meaning for the term conceptual construct. Construction of an idea that is not supported by facts, a conceptual product of ideology, history, or a social circumstances. To take different components and build it as a regular idea, a concept that has been falsely created. तो हमें कौन कौन से यहाँ पे कुछ मिल रहा है जो हमारे पैसेज में सोशल सर्कमस्टेंसेस की बात हुई है. तो आंसर क्या हो जाएगा, अ कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, हिस्ट्री और सोशल सर्कमस्टेंसेस. नेक्स्ट पे आते हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ existence of reality, existence of science, existence of philosophical points of views. तो philosophical points of views को तो नहीं होगा. रियलिटीज तो ये भी है, ये रिजेक्ट नहीं किया, ये भी रिजेक्ट नहीं किया. तो क्या होगा, द अल्टीमेट ट्रूथ. द अल्टीमेट ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट. पूरा पैसेज इसी पर बेस्ड है. नेक्स्ट, based on your reading of the passage, which of the following options could be absent during the period of enlightenment? Enlightenment मतलब ये वर्ड फिर से आया, अंडरस्टैंडिंग. द इम्पोर्टेंस गिवन टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस. द इम्पोर्टेंस गिवन टू लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग. लैंग्वेज की तो कहीं बात ही नहीं हुई है. इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी और रीजन इन थिंकिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक practices. The question क्या था, based on your reading of the passage, which of the following options could be absent? कौन सा नहीं था एनलाइटनमेंट के मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म के पीरियड में. तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन, द इम्पोर्टेंस गिवन टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस. नेक्स्ट, what does it mean when the author suggests reality is an artifact of science, practice and language? तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास, reality is a human made product of scientific perspectives, linguistic constructs and social practices. Reality is independent of human beings, their minds, their societies, social practices, or their investigative techniques. Reality is natural and objective and points towards truth. Reality is the result of human interactions and philosophical viewpoints. तो आंसर क्या होगा, ये पैसेज में मेंशन है, रियलिटी इज अ ह्यूमन मेड प्रोडक्ट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स, लिंग्विस्टिक constructs and social practices. क्वेश्चन वन भी यही था, शायद इसी से रिलेटेड था. सो यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का ये पेपर. आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा. मैं थोड़ा बड़े स्क्रीन पे आ जाती हूँ. और थोड़ी सी बड़ी हो जाऊं.
सो गाइस, खत्म हो गया ये पूरा सीरीज जो हम कर रहे थे एनयूएस के एग्जाम पे। वो क्वेश्चन पेपर जो टीजीटी इंग्लिश के लिए था, जो 18 सितंबर 2019 को हुआ था ये एग्जाम। सो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या वीडियो चाहिए, डू कमेंट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं पीजीटी पे बनाने वाली हूँ। And please keep watching, like it and comment, and please do subscribe the channel, so that I can make good videos for you, for all of you. So till then, bye bye, good night.